वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमारी जिप पे कोई नए शख्स हैं तो हम क्या करें कि हम उधर से आ रहे हैं इधर से आ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। बट एनीवेज वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लाइव शो में ऐसा ना हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि लाइव शो है। आज हम बात करेंगे कि हम बड़े बड़े चार्टर्स साइन करते हैं। एचआर's आपको विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स देती हैं जो आप किसी भी इदारे में जाएँ तो सबसे ज़्यादा आवेज़ा करके लगाया होता है। लेकिन द रियल ट्रूथ ऑफ दो स्टेटमेंट्स इज़ हाउ दे आर प्रैक्टिस्ड, और वो किस तरह आपके रोज़ाना के रवैयों, प्रोसीजर्स और तरीक़ों में नज़र आता है। आपका सिर्फ ये कह देना कि हम इंक्लूसिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके यहाँ इंक्लूसिविटी के नाम पर आपने अलग अलग साइलोज बनाए हुए हैं। यू हैव वेरी क्लियर डायरेक्शंस कि जी कहाँ पे कौन सी ग्रेड का ऑफिसर चाय पी सकता है, या आपका जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी कहाँ तक रसाई है। या आप एक सिंपल सी बात करें, कई आपको रेस्टोरेंट्स की बात कहेंगे कि भाई वी आर इंक्लूसिव बट वी रिजर्व द राइट फॉर एडमिशन, और वहाँ पे जब कोई फूड डिलीवरी का स्टाफ पहुँचता है तो उनके लिए जगह भी अलग है। कई जगह उनके लिए शेड भी नहीं होता, वो अगर इस्तेमाल करें तो उनके लिए पानी भी नहीं होता। यानी कूलर्स पे मैंने ये स्टेटमेंट्स लिखी देखी हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर डिलीवरी पीपल, फॉर आवर स्टाफ ओनली। तो जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में भेदभाव करते हैं, अपार्थाइड ऐसा नहीं है कि 90 की दहाइयों में ख़त्म हो गया, आज भी आपको इसकी कई मिसालें मिलेंगी। और यही रवैये हमारे घरों के अंदर भी हैं। यानी वही डोमेस्टिक हेल्पर्स और स्टाफ जो आपके दिन और रात को आसान बनाते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, आपके लिए खाना पकाते हैं, आपके लिए सफाई का इंतज़ाम करते हैं, आपने उन्हीं के बर्तन और उन्हीं के ग्लास अलग किए होते हैं। यू डोंट वांट देम टू शेयर थिंग्स विद यू। सो इज़ दिस रियली हमारी जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, क्या ये उसकी अक्कासी कर रहा है या नहीं? ये भेदभाव हम क्यों करते हैं वर्क प्लेसेस से लेकर हमारे घरों तक? आइए ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं। सो वी हैव अ ब्रिलियंट पैनल टुडे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू, हमारे साथ अनुषा मुश्ताक मौजूद हैं। शी हैज़ एन एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्पैनिंग फ्रॉम द बैंकिंग, हेल्थ केयर, एनर्जी एंड पावर, अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ इन्होंने काम किया है। तो इट विल गिव यू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ विजडम कि क्या कोई इदारा, कोई इंडस्ट्री एक से बेहतर है या हर जगह समाजी रवैये एक जैसे। थैंक यू सो मच अनुषा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं बैरिस्टर रिदा ताहिर, अगैन समबडी हु अंडरस्टैंड्स द लॉ एज शी इज़ एन एडवोकेट विद द हाई कोर्ट। शी इज़ अ मेंबर ऑफ द बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स एट द सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन एज़ वेल। और सबसे ज़्यादा जो डिवर्सिटी है वो आपको क्योंकि सूबा सिंध में नज़र आती, चाहे आप रिलीजियस डिवर्सिटी की बात करें, एथनिक डाइवर्सिटी की बात करें, तो क्या हमारे रवैये द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं? ये हम रिदा से जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव मोहम्मद नुमान अयूब विद अस, हु इज़ द हेड ऑफ HR एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस। तो जो इदारे इसके बारे में कॉग्निजेंट है और बेहतर प्रोसीजर्स और सिस्टम्स बनाना चाहते हैं, क्या कोई ख़ास समाजी रवैये, हमारी कल्चरल ईथोज़ हैं जो इसमें चैलेंज बनती हैं, कदगन लगाती हैं? आइए ज़रा इस बारे में भी जानते हैं। थैंक यू सो मच नुमान फॉर बीइंग हियर। नुमान, अगर आप ही से शुरुआत करूँ, क्योंकि आपका ताल्लुक टेक्सटाइल सेक्टर से है, वहाँ पे हम देखते हैं कि यू हैव अ कॉर्पोरेट ऑफिस एंड यू आल्सो हैव ब्लू कॉलर जॉब्स, ठीक है, और बड़ी तादाद में मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। हाल ही में हमने देखा, हाल ही तो नहीं, अब इस बात को भी 10 साल हो गए हैं कि इन अ फैक्ट्री पीपल सॉ एंड वी इन अ वेरी ब्रूटल रियलिटी कि जब उसको आग लगी कि वहाँ पे काम करने वालों को लॉक एंड की में काम कराया जा रहा था। यानी वो दरवाजे लॉक्ड होते थे जब तक छुट्टी का वक्त नहीं होता था। ये तो बॉन्डेड लेबर के साथ हुआ करता था। व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस? Thank you so much. And today the topic on human rights and workplace culture, these are not trends only right now. अब ये trends नहीं है, अब तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये अब need है जी। क्योंकि I started my career from textile, then I joined one of the leading automobile Japanese firm जी। Then I joined banking and then again I am associated with the textile sector. तो ये जो मैंने हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट नॉर्म्स, बिहेवियर्स, ये तमाम चीज़ें देखी हैं, तो उसमें जिस तरह से टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, यू आर वेरी राइट कि पहले इस तरह की चीज़ें हम देख रहे होते थे कि ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर और मैनेजमेंट स्टाफ और नॉन मैनेजमेंट स्टाफ, ये तमाम चीज़ें, बट टेक्सटाइल एज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म, अब ये तमाम चीज़ें ग्लोबली इट इज़ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है ना। नाउ कस्टमर्स एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीवन, एवरी इंस्टीट्यूट इज़ आस्किंग अस कि आप इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अब मैनेजमेंट का ख़ुद भी इसके ऊपर क्यों है, क्योंकि अब नाउ एम्प्लॉई वेलबींग की अगर बात करें, अब आप मेंटल हेल्थ की बात करें,
अब ये चीज़ें साइकोलॉजिकली ना लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आज हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं या हम अचानक से अच्छे लोग बन गए। अब इनको बाय लॉ एज ग्लोबल एक्सपोर्टर्स दे नीड टू बी फॉलोइंग द राइट ESG, यानी ये भी डंडा पड़ा है। जैसे पहले ISO सर्टिफिकेशन पड़ी थी ना, उसी तरह ये अब बात होने लगी है कि आप इन्वायरमेंट के लिए, सोशल ग्रेसेस के लिए, और ख़ास तौर पे गवर्नेंस आपकी कैसी है। वरना आज भी मुझे बताइए, पूरा ग्लोबल साउथ जो दुनिया भर का कपड़ा बनाता है, जो दुनिया भर के लिए ये FMCG प्रोडक्ट्स बनाता है, क्यों एक ब्लू कॉलर वर्कर की अपनी ही फैक्ट्री जहाँ उसने 8 घंटे 12 घंटे मेहनत की है, वहाँ से निकलते हुए उसकी तलाशी क्यों होती है कि वो वहाँ से कपड़ा चुरा के तो नहीं जा रहा, रॉ मटेरियल साथ ले जाके? ये भी तो हद तक की इज्जत ही है ना। हाउ इज दिस अलाइंड विद आवर ह्यूमन राइट्स? देखिए, जहाँ तक बात है ना कि उसकी तलाशी या उसको जाते हुए उसको चेक करना, यू आर वेरी राइट कि ये भी उसकी एक तरीके से ही और शी फील्स के भाई क्या हम चोर हैं या क्या है। और अगर देखा जाए, अगर आप इस चीज़ को देखें कि 12 घंटे वो आपके एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है, जी बिल्कुल, आपने उसके हाथ में करोड़ों की मशीनरी दी हुई है, आपने उसके हाथ में करोड़ों का रॉ मटेरियल दिया हुआ है, फिर एग्जिट के वक्त वो तलाशी क्यों दे रहा है? तलाशी क्यों ली जा रही है? इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड आई वांट टू ब्रिंग दिस वन टू यू एज वेल। अनुषा, आप कैसे देखती हैं ये भेदभाव? कई दफ़ा ना मैंने देखा है कि लाइन मैनेजर्स जो ब्लू कॉलर स्टाफ से या लेबर से या इस तबके से डील कर रहा होता है, वो कहता है बाजी आपको नहीं पता, इनके साथ ऐसे ही ये हमारे रवैयों की इतनी तब्दीली क्यों है? हम अपने आप को सिविलाइज कहते हैं, हमारा दीन भी, हमारा माशरा भी हमें मसावात सिखाता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को, इस फ्यूडल माइंडसेट को लेके बैठे, इनके साथ ऐसा ही रवैया करना चाहिए वरना ये सर पे चढ़ते हैं या ये आपको जो ना धोखा देकर जाएंगे। Why do we have that? Thank you so much for having me, Sidra. अच्छा, I would like to point out कि the reason इस तरीके के मसले होते हैं is because हमने as far as compliance is concerned, as far as governance is concerned, हमने इसको embed कर दिया है. But what needs to happen is this mindset needs to be embedded in its core strategy. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोर स्ट्रैटेजी में जब तक ये बात नहीं आएगी, तब तक चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हों, सप्लाई चेन वेंडर्स हों, इवन मार्केटिंग पॉलिसीज़ हों, ह्यूमन राइट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट, उसमें बीइंग कॉन्शियस ऑफ योर ट्रीटमेंट टूवर्ड्स एनीबडी यू आर डीलिंग विद एज अ फर्म is essential, and it will only work when we consider it more than just a compliance measure or just governance या डंडे की जोर तक अगर बात ना रहे, and हम इसको अपनी मिशन, विजन, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में fully embed करें, we develop a culture out of it. And what are the challenges in doing that? क्या आपको लगता है कि resistance to culture, देखिए एक कोई शख्स मिसट्रीट हो रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकती, वो तो चाहेगा कि मुझे अच्छा ट्रीट किया जाए, मुझे डिग्निटी के साथ किया जाए। तो इसका मतलब है जो डंडे के जोर पे काम कर रहे हैं वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, उनमें कैसे तब्दीली लाई जाए? आई थिंक ये भी बात ना कल्चर पे आती है, बिकॉज देयर नीड्स टू बी अ सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी विद इन द वर्क कल्चर, राइट? आप employer, and this has to be both ways, so the employer and the employee both need to uphold their end of the bargain to maintain that psychological safety, जहाँ पे एक ट्रस्ट, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो। आपको चेक इन बैलेंस इस तरह नहीं रखना पड़े कि ये चोरी तो नहीं कर रहा, मैं इसको चेक करके ही बाहर जाने दूं, और जो एम्प्लॉई हो उसका भी इतना ख्याल रखा जा रहा हो और उसमें ट्रस्ट एम्बेड किया जा रहा हो कि वो इन टर्न ही डजंट डू प्रैक्टिसेस दैट मैल प्रैक्टिसेस पे वो फोकस ना करे, एंड वो काम जो करे वो ऑथेंटिसिटी से, ईमानदारी से करे। सो देयर हैज़ टू बी कल्टिवेटेड अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, जिसका हमें फुकदान अक्रॉस द बोर्ड नज़र आता है। हम अपने नुमाइंदेगान को ट्रस्ट नहीं करते, हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को ट्रस्ट नहीं करते, तो इतना ट्रस्ट डेफिसिट आया कहाँ से? लेट मी टेक अ क्विक कमेंट बाय रिदा, हेड फॉर अ ब्रेक एंड डेल्व डीपर इनटू दैट। रिदा, व्हाट डू वी ओ दिस ट्रस्ट डेफिसिट टू? I think definitely not considering each other as equal human beings deserving of equal rights, तो वहाँ से उसकी root basis वहाँ से आती है, and then of course lack of education and what we learn from our surroundings also contributes towards having a bad attitude towards other people. एक बड़ी सिंपल सी चीज़ कि दीन आपको सिखाता है जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए करो, लेकिन हम खुद ठंडा पानी पीते हैं, हम खुद साफ़ जगह पे बैठते हैं, लेकिन अपने ही गार्ड्स, अपने ही सपोर्ट स्टाफ को हम उनके लिए बड़ी एक मेकशिफ्ट सी अरेंजमेंट बनाते हैं और हम कहते हैं यार ये लोग इस तरह में गुजारा कर लेते हैं, ये भेदभाव क्यों? इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर गोइंग टू कम बैक एंड डिस्कस इट।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे थे कि हमारे रवैयों में इतना एक्सट्रीम डिफरेंस क्यों है। रिदा, आपसे जानना चाहूँगी, जब हम ट्रस्ट की, एतबार की कमी की बात कर रहे हैं, अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो एक इदारे के अंदर और एक माशरे के अंदर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस है? मुझे तो लगता है कि एक गरीब आदमी को ये हर कदम पे रियलाइज़ कराया जाता है कि तुम्हारा कोई सोशल कैपिटल नहीं है, कोई असर रसूख नहीं है, और क्योंकि तुम्हारी एक्सेस नहीं है तो तुम्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। डू यू नोटिस दैट? आई थिंक आई डू नोटिस दैट। एंड जो कानूनी तौर पे अगर मैं बात करूँ कि क्या राइट्स हैं, तो फेडरल लेवल के ऊपर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 के अंदर इनेक्ट हुआ था, और फिर 2022 के अंदर उसे अमेंड किया गया था। इवन दो इस एक्ट के नाम में लिखा है वुमेन, लेकिन जब आप एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें सब पर्सनस को प्रोटेक्शन है। तो द वर्ड दैट इज़ a victim can be any person, जिसमें even children are included, male persons are included, transgenders are included, and of course women are included as well. And initially this law was limited to sexual harassment, but then it also started incorporating in 2022 Can you tell us a little more detail कि जब आप कहती हैं कि this is protection for all kinds of victims, उनको हर तरह की exploitation से, हमारे यहाँ तो आधे लोगों को अपने rights और अपने हुकूक की आगाही नहीं है, तो हमारा कानून क्या कहता है, किन किन हवालों से एक वर्कर को, एक मुलाजिम को, किसी भी नौकरी पेशा शख्स को हमारा लॉ प्रोटेक्ट करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास, लाइक यू वर स्पीकिंग अबाउट, कि अगर हम बुरा रवैया अपने किसी एम्प्लॉय के साथ रखते हैं जस्ट बिकॉज वी थिंक दैट वी आर मोर सीनियर देन देम, then that is discrimination, discriminating against them, that is also harassing them. So that is included in the act, and there are many mechanisms of enforcing it, but जो कानून में एक mechanism ये दिया गया कि आपको पुलिस में जाकर रिपोर्ट ना देनी पड़े, बल्कि कंपनी इंटरनली उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के थ्रू हैंडल करे, और अगर वो नहीं कर पाते इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के थ्रू हैंडल, देन यू कैन गो टू द ombudsperson. And after them, even if you don't consider कि ombudsperson has done you justice, then if it's a provincial इदारा, तो आप फिर गवर्नर के पास अपील के लिए जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो अपील है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाती है। सो इट्स अ रियली नाइस मैकेनिज्म। और इसी की जो कंप्लेन है, इस कंप्लेन को करने के लिए किस किस्म के शवाहिद या आपको केस कैसे प्रेजेंट करना होता है? जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कई लोगों को तो यही नहीं पता, अगर किसी ने आपको कोई चुपता हुआ जुमला बोला है या आपको ऐसा लगा है कि आपकी तरक्की नहीं दी जा रही, आपको बेहतर एवैल्यूएशन नहीं मिलती, तो इसको रिपोर्ट कैसे करें रिदा? सो बेसिकली क्योंकि इंटरनल इंक्वायरी कमेटी है, तो उसके लिहाज से तो हर जगह पे, हर इदारे में लिखा भी होना चाहिए पोस्टर्स पे कि ये आपके राइट्स हैं और आपके इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स ये हैं। आप उनको जाके डायरेक्टली इन पर्सन भी कंप्लेन कर सकते हैं, और आप ईमेल भी उनको लिख सकते हैं, एंड देन विद इन 7 डेज़ उन्होंने आपका केस सुनना होता है, और आपसे अगर उनको कोई फॉलोअप एविडेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर सीसीटीवी कैमराज इदारे के अंदर लगे हुए हैं और उन्होंने कैप्चर कर लिया, या आपके पास मोबाइल डिवाइस पे कोई ऐसा मैसेज है जो एज एन एविडेंस हो, या फिर इवन आपके कोलीग्स ने सुना हो या देखा हो आपके साथ बुरा रवैया होते हुए, देन दैट इज़ ऑल द एविडेंस। और वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की तरह इंक्वायरी कमेटी आपसे भी सुनती है और डिफेंडेंट को भी एक मौका देती है कि वो अपनी बात बताएं कि आखिर, क्योंकि उनका अच्छा, 2 ग्रुप्स की यहाँ बिलखुसूस अनुषा बात करना चाहूँगी। जैसे ख़वातीन ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी फॉर देम टू रिपोर्ट एक्सप्लॉयटेशन और बैड बिहेवियर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज कल्चरली हमें लगता है कि आप मार्क हो जाएंगे एज ट्रबल मेकर्स। विक्टिम शेमिंग हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा होती है। द मोमेंट अ वुमन सेज कि मेरे साथ हरासमेंट हुई है या एक्सप्लॉयटेशन हुई है, और माइंड, हमारी इमेजिनेशन वर्स्ट पे जाती है, तो उसको एक कल्चरल बैकलैश भी आता है। ये तमाम चीज़ें ख़वातीन को रोकती हैं, बट डू यू थिंक थिंग्स आर चेंजिंग? आर women voicing their concerns? Definitely women are voicing their concerns more and more, because एक जो again trend चला हुआ है where diversity, inclusion, all of that is on the rise. So women do अब ज़्यादा reports आती हैं that women are voicing them. However, अभी भी उस तरीके से उतना सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ रिपोर्टिंग नहीं आया है, एंड नहीं आया है वो इसलिए नहीं आया है बिकॉज वुमेन आर ऑल्सो कंसर्न, जैसे आपने बोला कि देन ये बैकलैश मेरे पे ना आ जाए, राइट? आई विल बी सीन एज अ ट्रबल मेकर, आई विल बी सीन एज समबडी हु एंड ऑल्सो डिफिकल्ट, एंड ऑल्सो
again, Sidra, I'd like to say something controversial. It is not always that if a woman has raised a concern that she is right. So ये चीज़ exploit भी हुई है. So now the lines have gotten so blurred कि it's very hard to judge कि कहाँ पे कौन सही है कौन नहीं सही है. And I feel like the law then needs to be very clear and dive deep into it. This is very interesting. नुमान, आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि कई दफ़ा ये बात रिपोर्ट होती है. देखिए, to me it sounds like an argument जब हम कहते हैं ना not all men, but every time a woman is reporting an incident, it is a man. तो not all men, but definitely a man each time there is a problem. तो मुझे बताएं कि ये इतना अब मर्की एरिया बन गया है कि ख़वातीन अगर तो कभी किसी ने इसको मिसयूज़ किया तो एक आम राय बन गई है कि जी वुमन कार्ड खेला जा रहा है. इंक्लूजन और डिवर्सिटी की बात आ रही है तो खातून को एक अनफेयर एडवांटेज है और वो जब चाहे किसी की भी इज्जत उछाल देती है और किसी पे इल्ज़ाम लगा देती है. ये माइंडसेट हमारे माशरे में पनपता है. कैसे काउंटर करें इसको? यानी दिस टू मी इट मीन्स के जो असल विक्टिम भी है उस बेचारे को भी कभी ना कभी उस खातून को इसी नज़र से देखा जाएगा कि यार झूठ बोल रही है, इसमें इल्ज़ाम लगा रही है. क्या करें? देखिए, इसके लिए ना आपकी मैनेजमेंट, जिस तरह आप एज़ पर लॉ अगर हम बात करें तो वर्कर, ये जो हैरेसमेंट कमेटीज़ होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड, आपके कानून में मौजूद है. उस हैरेसमेंट कमेटी वो कितनी अवेयरनेस रखती है कि इस तरह के मैटर्स को डील कैसे किया जाए. अक्सर होता क्या है, हम अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें कि कोई भी चीज़ ऐसी रिपोर्ट होती है ना, हाउ यू कीप दिस मैटर हाईली कॉन्फिडेंशियल, आप उसको किस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ डील करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता. हसासियत चाहिए इसके लिए, सेंसिटिविटी वो चाहिए. नहीं हो पाता ऑर्गेनाइजेशंस में. अब ये ट्रस्ट कैसे आएगा किसी भी विक्टिम को कि यार मैं अपने मैटर को रिपोर्ट करूं या नहीं करूं? वो क्योंकि वो आपकी चीज़ें जो प्रीवियस में जो केसेस जो मैटर्स हुए हैं उसकी बेसिस पे कॉन्फिडेंस आता है ना. एक किसी भी इंसान को जब वो देखता है कि यार माजी में कोई भी ऐसी चीज़ सिमिलर इशू हुआ था तो वो कैसे डील हुआ था. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की. जैसे हमारे घरों में हम कई रिवायतों और समाजी रवैयों के बारे में कहते हैं ना, जनरेशनल ट्रॉमा है. माँ कहती है बेटी मार पीट और इस तरह की गालम गलोच तो मैंने भी सही थी, तुम भी बर्दाश्त करो. इसी तरह आप एम्प्लॉयज़ को भी देखेंगे कि जूनियर स्टाफ जो अब सीनियर हो गया है वो आके आपको ये मशवरा देगा कि यार इतना तो सहना पड़ता है, नौकरी की तो नखरा की, इस तरह की बातें तो होती हैं, इनको पी जाओ अगर तुम्हें करियर में प्रोग्रेस चाहिए. क्या इस किस्म की सलाह आज भी दी जाती है? मेरे ख्याल से दी तो जाती होगी लेकिन कम होगी, क्योंकि आप अब जो है ना वो थोड़ा सा अब हर एक को अब फिक्र लग गई है कि यार ये रिपोर्ट हो गया तो मेरे पे कैसे असर होगा. देखिए, अब हम जनरेशनल गैप्स देख रहे होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में. एक साथ ही एक ही जगह पे जेन जी भी काम कर रहा है, उसी जगह पे जेन एक्स जेन वाई भी है, मिलीनियल्स भी हैं. तो अब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ये वाली चीज़ कम होती जा रही है, लेकिन है ये अभी भी इदारों में ये चीज़ मौजूद है कि शायद इस तरह की उनको ये वाली सलाह दी जाती होगी कि यार ये मैटर शायद जब. और सबसे बड़ी तकलीफ बात है, ख़वातीन ही ख़वातीन को ये सलाह दे रही होती हैं. yes. अगर एक जूनियर एसोसिएट अपनी सीनियर खातून लीडर के पास जाके कहे कि मिसाल के तौर पे आई फील एक्सप्लॉइटेड और हरास किया, ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इससे भी वर्स सहा होता है, तो दे आर सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट ब्लाइंड टू इट. बट आई वांट टू कम टू अनदर थिंग. रिदा, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ अक्सर क्रिटिक किया जाता है सेठ कल्चर को, विच इज़ अ डेरोगेटरी टर्म फॉर पाकिस्तानी लोकल एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, कि वो जिस अंदाज में अपना कारोबार चलाते हैं. बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू बिग MNCs हु आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान. दोनों के कल्चर में, तरीक़ों में, अपने इसी तरह के बेहतर सिस्टम्स बनाने में, रवैयों में आपको कोई फ़र्क लगता है या सब बराबर हैं? आई थिंक बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़र्म किस तरीके की ट्रेड में इंगेज कर रही है. सो फॉर एग्जांपल, जैसे पहले भी बात हो रही थी कि अगर एक्सपोर्ट हो रही हैं तो पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ सिग्नेटरी टू द GSP+, विच इज़ द जर्नलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस. Over that, you have to adhere to 27 conventions to have tariff-free access to the European Union market, and they include a lot of laws which protect workers, whether that's bonded labor, if there is any product made because of the use of bonded labor, if children are engaging in labor, if they are not following the International Labour Organization's minimum age limit for the children, which is usually under the age of 14
is considered a child, but legally even under the age of 18 is considered a child. So it really just depends on what kind of an organization it is, how formal it is, if it is registered or not, because then it has to follow, if it wants to engage in exporting or importing, then it has to follow those conventions in order to progress, because I think the biggest incentive for any firm is profit making. And if making profit comes from using sustainable mechanisms upholding human rights, then they will definitely engage in that and incorporate that within their businesses. So it all just depends on that. आप क्या समझती हैं कि अगर मैं if I include in this the conversation or the angle of safety, अभी तक तो हमने बात की ना कि एक्सप्लॉयटेशन है या खुदा ना खास्ता कोई हरासगी का वाक़या है. I'm talking about day-to-day operations में the kind of dangers people are taking up, और उनकी safety अगर दाव पे लगी हुई है, safety gear proper नहीं है, machines की maintenance नहीं हो रही, if you get hurt या आपको कोई आपके साथ हादसा होता है at the workplace, क्या रवैये देखें आपने, क्या management step up करती है to look after to medical treatments, या उसके बाद अगर खुदा ना खासा उस इंजरी की वजह से कोई disability हो गई है तो क्या लोग look after करते? I think that also depends, because in certain organizations there is a good culture of trade unions, so there is power in more people, collective bargaining. So if you अगर सारे workers collectively bargain करें और trade union की power को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, then they can ask for safety gear. And also in since there is the Occupational Safety Act 2017, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि किस किस्म के business को किस तरीके का safety gear देना चाहिए. At least the law is in place, but we see glaring gaps. आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे कई दफ़ा जान की बाजी लगाते हुए, अपने आप को दाव पे लगाते हुए हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और वहाँ पे लाइन मैनेजर्स का या फैक्ट्री ओनर्स का ये रवैया भी हमें देखने में आता है. ये जाएगा तो पीछे एक लंबी कतार लगी है जो इन्हीं सर्कमस्टांसेस में काम करने को तैयार हो जाएगा, बिकॉज द जॉब सर्कमस्टांसेस आर सो बैड इन द कंट्री. लेकिन अब वही बात है कि हम अपने माशरे को किस तरह देखते हैं, इंसानी जान की उसकी अहमियत है या नहीं, उसकी कदर है या नहीं. वी हैव टू ब्रिंग दैट चेंज. वील टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अच्छा जी, हम सिर्फ सपोर्ट स्टाफ, मिड टीयर स्टाफ की बात नहीं करेंगे. हाल ही में एक ट्रेंड जिस पर हमने पहले भी बात की है कि लिंक्डइन पे आपको बड़े सीनियर पोजीशंस के प्रोफेशनल्स नज़र आएंगे जिन्होंने 15 साल 20 साल इदारे को, इंडस्ट्री को दिया है, क्रॉस इंडस्ट्रीज़ काम किया है, बट सडनली इफ़ दे हैव बिकम डिसेबल्ड एट वर्क, यानी उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, कोई इंजरी हुई है, कोई लाइफ सर्कमस्टांसेस बदले हैं, कैंसर इज़ सो प्रेवलेंट, आई मीन एनीथिंग कैन हैपन टू यू, और उसके बाद अगर वो अपने जॉब पे परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहे हैं, किसी के पास कोई सेफ्टी नेटवर्क नहीं. पुरानी मूवी का डायलॉग है ना, बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरी इनकी सांसें चलेंगी. हमारे यहाँ हर काम करने वाले का, एंड दिस इज़ एडिंग टू द स्ट्रेस. अगर आप देखें, अगर आप वेस्टर्न ममालिक से इसको कंपेयर करते हैं, चाहे वो UK हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, क्यों जॉक दर जॉक लोग वहाँ पर जा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि एक सेफ्टी नेटवर्क है, कुछ नहीं मुझे पेंशन मिल जाएगी, स्टेट एक कंपैशनेट वेलफेयर स्टेट है, मेरा कुछ हवालों से ख्याल रख लेगा. ये चीज़ हमारी रियासत में भी मिसिंग है. और दूसरा फिर जो यहाँ पे काम आपको नौकरी पेशा जितने लोग हैं उनको नज़र आता है कि इट डज़ नॉट मैटर कि आप कितनी सीनियर पोजीशन पे हैं. द मोमेंट यू आर लेफ्ट रिडंडेंट बिकॉज ऑफ एनी लाइफ सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे लोगों के पास कोई सेफ्टी नेटवर्क नहीं है. लेट्स ट्राई टू एड्रेस दैट. ये तो बड़ी बेसिक सी बात है. जैसे नुमान, अगर आपसे गुफ्तगू शुरू करूँ, एक डायरेक्टर लेवल का बंदा है, एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा है, सडनली पार्किंसन हो जाए, डिमेंशिया हो जाए, कोई और बीमारी हो जाए, घर में किसी को कैंसर हो जाए, कोई सेफ्टी नेट ही नहीं है हमारे यहाँ. ये हमारे ना बेनिफिट्स में ये चीज़ जब तक इंक्लूड नहीं होगी ना, इस तरह की चीज़ें, ये बेनिफिट्स का हिस्सा होना चाहिए, कॉम्पनसेशन का हिस्सा होना चाहिए. कि मतलब हम ये बाद में नहीं सोचें कि ये वाली चीज़ इसके साथ हो गई तो हाउ टू ट्रीट और हमने क्या करना है इस पर. ये हमारे बेनिफिट्स का हिस्सा होना चाहिए कि हम इस तरह के कोई अलाउंसेज या कोई चीज़ें, आप ये तो छोड़ दें कि जो एम्प्लॉइज़ के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई तो वो तब जाके हम सोच रहे हैं. यहाँ पे डिसेबिलिटी कोटा के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा होता. ऑर्गेनाइजेशंस में डिसेबिलिटी कोटा को फुलफिल नहीं किया जा रहा होता. 2% डिसेबिलिटी कोटा है, उस पर भी हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे होते. अभी साइन लैंग्वेज डे आ रहा है आगे, आप इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, क्या आपकी सीनियर लीडरशिप इस पे ट्रेंड है कि हाउ टू इंगेज सच पीपल? अगर मैं जानता ही नहीं हूँ कि मुझे डीफ एंड डम लोगों से कैसे बात करनी है,
तो मैं कैसे मुझे तो उनको इतनी शर्म आ रही मैं थी। हायर अभी कैसे करूँगा? हाल ही में मेरा एक गवर्नमेंट इदारे में जाना हुआ, बड़ा डिपार्टमेंट, बड़ी मिनिस्ट्री, और उनके ऑडिटोरियम में एक इवेंट हो रहा था एंड भूले से एक इंसान जो वहाँ पे आने वाला था वो व्हील चेयर बाउंड था। वुड यू बिलीव कि दिस न्यूली मेड बिल्डिंग दैट हैड बीन रिफर्बिश्ड हैड नो रैम्प। 4 लोग बड़ी मुश्किल से उन हज़रत को उठाए थे एंड आई फेल्ट रियली बैड फॉर हिम कि हाउ आर वी मेकिंग हिम फील वेलकम्ड। और बाय द वे वो एक फॉरेन डिग्निटरी थे, तो मुझे अजीब सा लगता है कि हमारे इतने गैप्स हैं और हम इस बारे में एक माशरे, एक सिविलाइज माशरे के तौर पे सोचते भी नहीं। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? एक तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप अपनी टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दें। जी बंद कर दिया। वालेकुम सलाम, मैं आदिल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी आदिल साहब, क्या कहेंगे? अच्छा मैम, इस तरह ना कि कुछ चीज़ें हैं अभी जो कुछ अंडर मैट्रिक होते हैं या मैट्रिक होते हैं, ठीक है। वैसे FA BA की भी आजकल कोई अहमियत नहीं है कि आप जाते हैं ना कहीं भी किसी जगह पे जॉब के लिए, या वो ख्वाह मर्द है या वो औरत है या वो लड़का है या वो लड़की है, तो वो किसी से बता तो नहीं सकते कि हमारे साथ इस तरह का रवैया पेश आ रहा है या इसके पीछे कोई फाउंडेशन लगी हो कि वो जारी हो। अभी हम यहाँ पे बात तो कर रहे हैं, मैं आपकी ये बात भी सुन रहा हूँ, लेकिन इसका मुस्तकिल फायदा एक जगह पे जो एक निज़ाम पे, छोटे निज़ाम पे जो एक मुलाजिम कर रहा है, उसको डायरेक्ट फायदा किस तरह पहुंचेगा, या उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं उनकी तो ज़हनी जो नशोनुमा है वही बड़ी बोसिल किस्म की है कि भाई हमने तो ऐसे दबा के रखना है। जूनियर इज मतलब सीनियर इज किंग, जूनियर इज मतलब वो एक कहते हैं मुहावरा भी, आप लोगों को पता भी होगा, तो वो इधर कह भी नहीं सकता। तो वो ये चीज़ है कि उन तक ये बात मैसेज कैसे पहुंचेगा। हम इस चीज़ को ये बात कर तो लेते हैं, लेकिन जो नीचे है तबका जो जॉब कर रहा है, मैं PC में गया, मेरे से खुद वाकयात हुए, उधर जॉब करता रहा, फिर लड़के हैं लड़कियां, उनके साथ हमने वक्त गुजारा, हमें पता है किस तरह टाइम गुजरता है। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट ले लें, दूसरा डिपार्टमेंट ले लें, 2-4 और डिपार्टमेंट है, आप उनके रवैये, उनके तरीकेकार के क्या मतलब, हमारा इस्लाम, हमारा रिलीजन तो कहता है कि यार हर चीज जो है ना वो बड़ी, ना कोई अजमी है ना कोई अरबी है, मतलब सब बराबर है, ठीक है। तो मिस मैं अलग बात मुख्तसरी करने लगी, लेकिन ये टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मेरे सब बीती हुई है, मैं अगर इस डिटेल पे जाऊँ तो। लेकिन मैं ये कहता हूँ हमें इंडिविजुअल फायदा कैसे पहुंचेगा। देखिए, मैं अभी ऑफलाइन भी ये बात कही थी। आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का एंड फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट कि ये हम सबके साथ कभी ना कभी, एक तो आपने सुना होगा कि अक्सर हम नए टैलेंट को, यंग टैलेंट को ये कहते हैं कि भाई प्रोफेशन की या करियर की शुरुआत में तो बहुत कुछ सहना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस के साथ एक पावर, एक तुम्हारा रुतबा जब आ जाएगा तो लोगों का रवैया बदलेगा, लेकिन उस दौरान आप उसके साथ बहुत मैल ट्रीटमेंट, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी होती है, जैसे आपने खुद इशारा किया। मुझे लगता है तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब हमारा ईमान ये हो कि हमारे अंदर गॉड कॉन्शियसनेस आए। हम सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी फ़ायदों को और मुनाफे को ना देखें कि हमें वक्ती तौर पे फ़ायदा चाहिए, बेहतरीन मुनाफा चाहिए, हम दूसरे के साथ डिस्ट्रस्ट करते हैं, हमें ये लगे कि यार ये तो है ही कामचोर। एक हम मैनेजमेंट में पढ़ते होते थे कि टोटलिटेरियन जो माइंडसेट होता है मैनेजमेंट का, वो समझता है कि जो मैनेजर है उसके सामने सारे काहिल आलसी लोग हैं और उनको जब तक डंडे के ज़ोर पे इन पर सख्ती नहीं की जाएगी ये काम ही नहीं करेंगे। और वहीं से इस चीज़ की शुरुआत होती है जिसको हम कहते हैं कि गैर इंसानी जो रवैये हैं हमारे, कि एक माइंडसेट है कि यार ये तो करना ही नहीं चाहता, इसको तो मैं करवा रहा हूँ काम, और मैं इसको टाइट ना रखूँ तो ये काम नहीं करेगा। सो सबसे पहले तो गॉड कॉन्शियसनेस आनी पड़ेगी। आपकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उसका आपको अपने आप को कम क्रेडिट देना चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया है, आपको किसी जगह पे रखा है ताकि आप दूसरों के काम आ सकें या काम करवा सकें या मिलकर सबके लिए मुनाफा। आप एक वसीला हैं, आपके थ्रू किसी की नौकरी अगर लगी हुई है और आपके पास से किसी की तनख्वाह जा रही है, हम अपने आप को ही अकले कुल समझ लेते हैं। अनुषा, आप क्या कहेंगी? डू यू अग्री विद द फैक्ट कि वी गिव आवरसेल्व्स टू मच क्रेडिट? आई एब्सोल्युटली एग्री एंड आई ऑल्सो फील ऑन अ डेली बेसिस जब तक ये एक कॉन्शियस सेंसिटिविटी, कॉन्शियस एम्पैथी की अप्रोच लोग नहीं लेंगे तब तक वी कैन नॉट, मतलब वही पेपर पे तो हम चेंज हो जाएंगे, ऑन द फोर फ्रंट हम चेंज हो जाएंगे, हमारा एम्प्लॉयर ब्रांड बन जाएगा, हमारी लिंक्डइन पे वाहवाही हो जाएगी, बट इंटरनल एडवोकेसी जो एक्चुअली में सबसे
आई थिंक सही शीशा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि एम्प्लॉयज़ क्या कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन। आपका नहीं दिल चाहता कि हम जैसे कहते हैं ना शर्म के एम्पैथी के कहीं से टीके मिलते हो लगवा दें, किस तरह इनकलकेट करें? आप लोग तो बहुत सारी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, एम्पैथी डायलॉग करने की कोशिश करते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं। नुमान, कैसे एम्पैथी उजागर कैसे की जाए? देखिए, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है ना, उसके अंदर हम ये चीज़ उन्हें ना, जिस तरह आपने टीके की बात की ना, घोल के पिलानी है। सिचुएशनल लीडरशिप, पीपल ओरिएंटेशन एंड वर्क ओरिएंटेशन, बोथ शुड बी देयर। यस, मतलब हमारे साथ मसला क्या है, अगर टॉप मैनेजमेंट, इफ टॉप मैनेजमेंट ऑलवेज आस्क अबाउट वर्क, तो आपकी जो मिडिल मैनेजमेंट है वो क्या पीपल ओरिएंटेशन करेगी? मतलब ये वाली और अब तो हद ये हो गई कि खुदा ना खासा किसी के घर में पता चले ना कोई फौतगी हो गई है तो रस्मी से 2 जुमले बोलते हैं और उसके बाद तीसरा जुमला यही होता है, अच्छा लेकिन बाय द वे प्रोजेक्ट का क्या हुआ, रिपोर्ट बना ली थी, अच्छा वापस कब आ रहे हो, वापस कब आ रहे हो? सो वी आर सो इनह्यूमन इन आवर बिहेवियर्स कि हमने वाकई सोचना छोड़ दिया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे इदारे में भी काम किया कि जहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ की वेलबींग की ट्रेनिंग के बाद ना मैंने फैमिलीज़ को बुलाया, नॉट ओनली एम्प्लॉयज़। देखिए, अगर आप बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, आप बात करते हैं वेलबींग की, आपके 6 आवर्स या 8 आवर्स एम्प्लॉई गुजार रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, फिर घर जाता है, तो उनकी फैमिलीज वो जिस एनवायरनमेंट में तभी तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। किसी को आप सेलिब्रेट करते हैं एज द वंडरफुल कॉर्पोरेट लीडर और पता चलता है घर में सारों के साथ रवैया ऐसा है कि जिंदगी अजीरन की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब, रिदा एंड अनुषा फॉर बीइंग हियर विद अस। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, थोड़े अलग जावियों पे हमने बात करने की कोशिश की। आपका क्या रद्द अमल है, क्या रिस्पॉन्स है, मुझे सोशल मीडिया पे ज़रूर बताइएगा। कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।